Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So आज के लेक्चर में हम रिलेशंस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे एंड आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है, क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो सके इसके लिए आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके, एंड आगे के लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर करनी है। ओके, सो इफ़ आई टेक, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन के क्या कंडीशन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे है इफ़ ए बी, अगर इफ़ लिख दूँ, इफ़ ए बी A comma B is element of R and B comma C is element of R, then A comma C should be element of R। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे गिवन होती है। बट अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, R is equal to 1, 4, 1, 6 एंड 4, 6, इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लीजिए। सो अब आपको इसमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। तो हम ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चेक करते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं कि पहले ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर कि नहीं, ये चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर और नॉट, तब आपका ट्रांजिटिव या नहीं है ट्रांजिटिव ये चीज़ प्रूव होती है, ठीक है। तो सबसे पहले 1, 4 के लिए करो, 1, 4 इज एलिमेंट ऑफ, ठीक। अब देखो ऐसे अच्छे से करके मैं बता रही हूँ, ए कॉमा भी मान लो 1, 4 है, तो आपका बी कॉमा सी क्या होना चाहिए, 4, समथिंग होना चाहिए, मान लो 4, 6 है, ठीक। एंड 1, 6 जो है कि आपका फिर क्या हो जाना चाहिए, एलिमेंट हो जाना चाहिए। तो ए कॉमा सी आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1, 6। तो 1, 6 आपका एलिमेंट है इसमें, यानी कि ये चीज़, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए 1, 6 को अगर इसी तरह मैं ले लूँ, 1, 6, ठीक, ए बी हो गया। ऐसे ही 6 से स्टार्ट होने वाला फिर आपका बी कॉमा सी बनेगा। सो आप ये सोचो यहाँ पे 6 से स्टार्ट होने वाला तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। यानी कि हम इस कंडीशन पे तो बाद में पहुँचते, यही चीज़ हमसे फुलफिल नहीं हो पाई, यहाँ पे यही चीज़ फुलफिल नहीं हो पाई। सो अब इस कंडीशन में जो है कि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है एंड यहीं पे कहीं कहीं कहा जाता है कि अगर ये चीज़ नहीं भी हो रही है तब भी आपका गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। मान लो बी सी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सिर्फ ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, तो ए सी का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। यहीं पे आके आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, आपको मिलेगा, ठीक है, कई जगह पे मिलेगा एंड ये चीज़ सही भी मानी जाती है, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, बहुत सारी बुक्स हैं उनमें सर्च कर लो। क्यों मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी कॉमा सी, यदि ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी ये थर्ड वन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो उसने कह दिया कि ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी ऐसा होना ज़रूरी है, तब जाके ट्रांजिटिव होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यही चीज़ नहीं फॉलो हो रही है तो फिर आप इसका क्या करोगे, ठीक है। एंड जब फिर यही चीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो ये ट्रांजिटिव होगा, यानी कंडीशन को अपोज नहीं कर रहा है, खुद ही कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी ट्रांजिटिव होगा, ओके। बट
NCERT में आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखना आपने एक्सरसाइज के, ठीक है, सेकेंड पार्ट में कहीं एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपका इसी तरह का है बट B, उसमें जो है उसमें भी एलिमेंट ऑफ R नहीं है, तो वहाँ कह दिया गया है कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, वहाँ पे कह दिया गया है इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। NCERT इस चीज़ को नहीं मानती, इस डेफिनेशन को नहीं मान रही है, तभी तो आपको ये चीज़ गिवन है बुक में। आंसर जो आपके आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। बट यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में अदर जगह पे आपको मिलेगा कि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये तो खैर है ही, जो कंडीशन पूरी दी है वो तो है ही। एक और चीज़ है कि मान लो बस A, B आपका एलिमेंट ऑफ R गिवन हो एंड B, C जो है कि नहीं फुलफिल कर पा रहा है कंडीशन एंड B, C ही एलिमेंट ऑफ R नहीं है, तब भी वो ये मानते हैं कि जो है कि ट्रांजिटिव होगा, तब भी वो ये चीज़ मानते हैं। बट NCERT नहीं मान रही। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं तो आप क्या करोगे, आप NCERT को ही फॉलो करके चलोगे, ठीक। ये कंडीशन अगर नहीं हो रही है तो वो नॉट ट्रांजिटिव ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चाहे कहीं भी क्वेश्चन हो, आपको नॉट ट्रांजिटिव ही लिखना है। ये नहीं कि बस A, B इज एलिमेंट ऑफ R है एंड B, C अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। NCERT इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है, अदर बुक्स करती हैं, ठीक है। अदर बुक्स में आप अच्छी बुक्स लोगे उसमें देख लेना, एंड कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आप जाओगे JEE वगैरह में तो आपको बताया जाएगा कि इट विल बी ट्रांजिटिव, ठीक है। तो वो कंपटीशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या आंसर्स आ रहे हैं इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एंड NCERT इस चीज़ को नहीं मान रही है। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अभी हम बस बोर्ड की बात करते हैं, तो आप नॉट ट्रांजिटिव ही लिखोगे इस केस में, ओके। तो ये है कन्फ्यूजन एंड इस कन्फ्यूजन में कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपनी NCERT के अकॉर्डिंग ही चलिएगा एंड नॉट ट्रांजिटिव लिखिएगा। आई थिंक आपको कंडीशंस जो मैंने अलग अलग बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, NCERT कहता है कि A, B इज एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, ये सब रब कर दे रही हूँ मैं। A, B एलिमेंट ऑफ R है अगर एंड B, C एलिमेंट ऑफ R है अगर एंड A, C एलिमेंट ऑफ R है अगर, ये तीनों चीज़ें जब होती हैं सिर्फ और सिर्फ तभी जो है कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बीच में से कुछ भी आपका अगर गया, मान लो B, C ही एलिमेंट नहीं है R का, तब भी इट विल बी नॉट ट्रांजिटिव एंड A, C नहीं है तब भी इट विल बी नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। वो दोनों ही केसेस को वो सिर्फ बोलती है जब ये तीनों की तीनों होंगी कंडीशंस फॉलो तभी आपका ट्रांजिटिव होगा। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अकॉर्डिंग टू NCERT। बट आपकी अदर बुक्स में गिवन है कि अगर A, B एलिमेंट ऑफ R है एंड मान लो B, C नहीं है, एलिमेंट ऑफ R नहीं गिवन है, तो वो ये कहती है कि इसमें तो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब ये चीज़ होनी चाहिए। तो बीच में ही अटक गए, तो बीच में अटक गए तो उसका क्या मतलब है, वो अपनी ही गिवन जो यदि ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए, अपना ही नहीं, पहले वाली जो स्टेटमेंट्स है वही फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम ट्रांजिटिव कहाँ से प्रूव करें, ये चीज़ यहाँ पे आती है। तो उसको माना जाता है कि वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये अदर बुक्स के अकॉर्डिंग है एंड ये वाली जो पूरी कंडीशंस है ये NCERT के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको NCERT के मिलेंगे तो आप उसे नॉट ट्रांजिटिव ही लिखोगे, ठीक है। बाद में कंपटीशन जब दोगे तब आप केसेस देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इट इज़ ट्रांजिटिव। अभी आपको NCERT के अकॉर्डिंग ही चलना है, ऑलराइट। तो आई थिंक समझ में आ गया यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होती है एंड क्या डाउट होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव के लिए नॉट ट्रांजिटिव होगा, बस सिर्फ यही तीनों चीज़ें फॉलो होंगी तभी ट्रांजिटिव होगा। इसमें से बीच में से ये कटा या ये कटा, दोनों में से कोई भी अगर नहीं हो रहा है फॉलो, ठीक, या तो ये कैंसिल कर रहा है, ये नहीं फॉलो हो रहा है, या तो ये हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। मैंने कई बार इस चीज़ को रिपीट भी कर दिया है आपको, जिसमें कन्फ्यूजन आपको ना रह जाए ज़रा भी, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया, ऑलराइट। सो नोट कर लो इसे अब। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस किस तरह के रिलेशंस होते हैं? ये ऐसे रिलेशंस होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ओके। तीनों प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर फॉलो होनी चाहिए, जो भी रिफ्लेक्सिव की होती है, सिमेट्रिक की होती है एंड ट्रांजिटिव की होती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। those relations that are
that are reflexive, symmetric, as well as transitive, तीनों होना जरूरी है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ऑलराइट, इनकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की क्या होती है? अब देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका क्या होना चाहिए? फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आपका इस तरह होना चाहिए कि A, A should be element of R for all A is an element of A। A कोई सेट है आपका, ओके। A क्रॉस A से कोई रिलेशन आपका बनता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, उसके अंदर आपको रिलेशंस मिलते हैं, ठीक है, उसके सबसेट के फॉर्म में। नाउ A, A शुड बी एलिमेंट ऑफ R, ये तो सबको क्लियर है। मतलब खुद से खुद का रिश्ता बनाते हैं, किसमें? रिफ्लेक्सिव में, ओके। नाउ सेकेंड इज, मतलब हर एलिमेंट A का खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर कोई रिलेशन आपको मिलता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ सिमेट्रिक हम रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में होता है कि इफ A, B इज एलिमेंट ऑफ R, देन B, A शुड बी एलिमेंट ऑफ R, ठीक है, फॉर ऑल A, B इज एन एलिमेंट ऑफ A, ओके। ये चीज़ है यहाँ पे ये है कि अगर A, B R का एलिमेंट है तो B, A भी R का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर A, B आपके A के एलिमेंट है। आगे बात समझ में। नाउ थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी पता है हम सभी को, ठीक है, बस एक बार रिवाइज करते हैं सब चीज़ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ A, B इज एलिमेंट ऑफ R मान लेते हैं, एंड B, C इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। ये दोनों चीज़ें अगर हो रही हैं देन A, C शुड बी एन एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल A, B, C एलिमेंट ऑफ A। नाउ अब ऐसा रिलेशन आएगा आपके सामने जिसमें आपको ऐसा करना होगा कि तीनों के तीनों को प्रूव करना होगा। तीनों के तीनों को अगर आपने प्रूव कर दिया, बता दिया कि नहीं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, देन दैट रिलेशन विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशंस। ऑलराइट, नाउ एक एग्जाम्पल लेके हम सीखते हैं इसे। एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। सबसे पहले एक रिलेशन लेंगे, उसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हमें पता चल जाएगा। चलिए ले लेते हैं। R इज इक्वल टू सपोज 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। ये हमने ले लिया। एक तरह का ये आइडेंटिटी रिलेशन ही है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर हमने ले लिया है तो आप अगर बस इसे ऑब्जर्व करके बताओ, अभी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक और क्वेश्चन मैं लूँगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1, 1 को आप देख के बताओ रिफ्लेक्सिव है ये? रिफ्लेक्सिव होगा। देखो अब मैंने क्या बोला था, 1 हो चाहे 2 हो, ये 3 हो, 4 हो, इसके अंदर कितने आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? यहाँ सेट तो आपका A ऐसे ही बनेगा ना, A इक्वल्स टू व्हाट, 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे ही कुछ होगा आपका A, है ना। A तो इससे आपको पता चल रहा है। अब A होगा 1, 2, 3, 4, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? A का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सो इस रिलेशन में क्या ये चीज़ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हर एलिमेंट A का अपने आप से रिलेटेड है। 1 is related to itself, 2 is related to itself, 3 is related to itself and 4 is also related to itself. तो इसका क्या मतलब है कि yes, it is reflexive तो है ये। Alright, समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या मैंने बोला था? A, B अगर है एलिमेंट R का, then B, A should be an element of R.
सो ए कॉमा बी आपने 1,1 को मान लिया। सो 1,1 का उल्टा करेंगे, बी कॉमा ए करेंगे तब भी 1,1 आएगा, इसका मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज़ फॉलो हो रही। ऐसे ही 2,2 के लिए होगा, उल्टा करोगे फिर वही आएगा, वो भी रहता है इसमें। ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा ए भी है इस केस में भी, एंड 4,4 में भी ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा ए भी है। सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं सारे एलिमेंट्स के लिए। सो इट विल बी सिमेट्रिक ऑल्सो। नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव आप लोग भी सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, जिसका जिसका खुद से आ जा रहा है बहुत अच्छी बात है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए इफ 1,1 इज एलिमेंट ऑफ आर एंड यहाँ पे फिर से जो बी होता है एलिमेंट 1 का वो हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1,1 एलिमेंट ऑफ आर, इसे हमने ए भी मान लिया, ठीक है। अब बी सी ले लेते हैं इसे, तो बी सी में भी ये बी ले लेंगे एंड सी भी हमारा मान लो 1,1 ही ले लिया, हमें फिर से यही मिल रहा है 1 के साथ पेयरिंग करने के लिए, तो एलिमेंट ऑफ आर है ये है, ओके। सो बी कॉमा सी ले लिया, देन ए कॉमा सी should be an element of R for what? For being transitive. So यहाँ पे A क्या है? A भी 1 है and C is also 1. So 1,1 is an element of R. That means इसकी भी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, ओके। सो इट विल बी ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है बहुत ही अच्छा, दैट इज कि आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। सो यहाँ पे आप नोट कर लो, नोट करके डाल लीजिए कि आइडेंटिटी रिलेशन इज एन, हमेशा तुरंत कोई भी आ जाए इस तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन, ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको यही मिले, इसकी जगह कोई और रिलेशन भी मिल सकता है, बट आपको ये तो पता चल रहा है ना कि इट इज़ द रिलेशन, गिवन रिलेशन इज़ व्हाट? आइडेंटिटी रिलेशन है, ये खुद से खुद का हो रहा है एंड सारे के सारे आइडेंटिटी हैं, सारे के सारे खुद से खुद का वो बना रहे हैं, तभी तो आइडेंटिटी होगा, है ना। सो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होगा, ये चीज़ एक याद रखने वाली बात है। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज फ्रॉम NCERT। एग्जाम्पल नंबर 2 है NCERT का, आप देख लेना, वैसे मैंने नोट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। हमने एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिया है यहाँ पे इन अ प्लेन, एक प्लेन में सेट ऑफ ट्राइंगल्स है विद R अ रिलेशन इन T, मीन्स एक रिलेशन है बिटवीन दो ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं हमारे एक सेट, उनके बीच में रिलेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो क्या है रिलेशन? R इक्वल्स टू T1 T2, मतलब कोई दो ट्रायंगल्स ले लिए, उनके बीच में क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब रिलेशन का नाम क्या है? रिलेशन ये है उनके बीच में कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। जैसे आदमियों का सेट होता है, एक ह्यूमन बींग्स का सेट होता है, एंड उनके बीच में रिलेशन रख दिया जाए कि कोई दो लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, वैसे ही यहाँ पर ट्रायंगल्स ले लिए गए हैं एक प्लेन में, ऑलराइट। एंड किन्हीं दो ट्रायंगल्स के बीच में, T1 एंड T2 के बीच में क्या है? यहाँ पे एक रिलेशन है, एंड वो रिलेशन ये है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे हमें ये शो करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, 3 चीज़ें प्रूव करनी होंगी, दैट इज रिफ्लेक्सिव बताना है इस रिलेशन को, एंड सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव बताना है, ओके। सो लेट्स गो एंड प्रूव इट। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो आप लिख दो, फॉर बीइंग equivalence relation we have to prove that the given relation is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। ऐसे आप कुछ लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बाद में आप लिखिएगा यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल के रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी के आगे आपको क्या लिखना है? अब यहाँ पे हर एक ट्रायंगल देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? हर एक एलिमेंट उस सेट का खुद से रिलेटेड होना चाहिए। खुद से रिलेटेड होने का मतलब ये है, वहाँ पे हम रिलेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट
यहाँ पे हम ये रिलेटेड वर्ड यूज़ करेंगे कि रिलेटेड की जगह पे बोल देंगे कि खुद से ट्रायंगल, जो ट्रायंगल्स गिवन है वो अपने आप से, हर एक ट्रायंगल अपने आप से क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, अपने आप के खुद के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो बिल्कुल ये तो बात सही है, हर एक ट्रायंगल क्या होगा, खुद के कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है ना। खुद के कॉन्ग्रुएंट कौन सा नहीं होगा, आप भी खुद के कॉन्ग्रुएंट हो, आपका खुद का बॉडी आप ही के हिसाब का है, आप ही के जैसा है ना, जैसे आप दिखते हो। ऐसे ही रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पे मतलब हम बता सकते हैं कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है मेरी कि रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस every triangle is congruent to itself, therefore the given relation will be रिफ्लेक्सिव। ऐसे करके आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। मैं लिख के इसीलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज लिखने में प्रॉब्लम आती है, कई बच्चों को लिख नहीं पाते हैं लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। ओके नाउ अब आपको इसमें रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्री आता है, ठीक है। सिमेट्रिक है कि नहीं है, ओके सो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले डालते हैं सिमेट्रिक। यहाँ पे आपके रिलेशन में क्या दिया है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। सो सिमेट्रिक में आप ये देखते हो कि इफ एन एलिमेंट, यहाँ पे जो है एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है किसी सेट का, ठीक है, एंड इफ A इज रिलेटेड टू B देन B शुड बी रिलेटेड टू A, यही होता है सिमेट्रिक में। सो इट इज गिवन दैट, आप लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्या इम्प्लाई करेंगी, इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ आपको क्या बताएगी, ये चीज़ यही बताएगी ना कि T2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T1, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सो ऐसे ही आपको लिखना है, इट इज गिवन दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड यही चीज़ आपको क्या बताती है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है। सो therefore the given relation is symmetric, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। सिमेट्रिक मतलब एक एलिमेंट A इज रिलेटेड टू B, जिस रिलेशन से A रिलेटेड है B से वैसे ही B रिलेटेड होगा A से। तो यहाँ पर क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं, T1 अगर कॉन्ग्रुएंट है T2 के तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो चीज़ ये बताएगी कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। ओके सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके सिंपल सी चीज़ आपको लिखनी है इसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑलराइट। फिर हम ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे इसका कि ये रिलेशन, लास्ट बस वही प्रूफ बचा है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, उसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले लिखिए ट्रांजिटिविटी, ओके ट्रांजिटिविटी। ओके चलो, तो आपको क्या दिया है कि T1 यानी कि ट्रांजिटिविटी में होता क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें होता है कि A B एलिमेंट है R का अगर, एंड B, C is an element of R, then A, C should be an element of R for being transitive. Okay, so यहाँ पे आप देखो, here T1, T2 is element of R, ये होगा। ऐसे ही T2, T3 भी तो एलिमेंट होगा R का, बिकॉज हमने क्या देखा है कि प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं आपके, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ऐसे करके बहुत सारे हैं, एंड हर एक ट्रायंगल दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। किस रिलेशन से, कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ऑलराइट। तो ऐसे ही ऐसा भी होगा कि T2 and T3 will be element of R, that means T2 will be congruent to T3, okay। so B and C जो हम लेते हैं, A B ले लिया इससे, एंड B C जो लेते हैं उसकी जगह हम लेंगे T2 and T3, ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात हो रही है।
सो यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड T2, T3 एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या इम्प्लाई करती है? दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये चीज़ ये हमें इम्प्लाई करती है कि T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कॉमन चीज़ हो रही है ना कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 के जैसा है बिल्कुल, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसकी हर चीज़, ठीक है, साइड्स, एजेस की लेंथ, हर चीज़, कॉन्ग्रुएंसी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, क्या होता है, तो उसके इक्वल है एंड T2 की वही चीज़ सारी T3 के इक्वल है, देन इट इज़ ऑब्वियस दैट T1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीज़ है, इसकी वजह से ये चीज़ क्या बता रही है? दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट देयरफॉर R is transitive. The given relation is transitive. ये भी लिख सकते हो, R is transitive। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे T1 T2 लिखा एलिमेंट ऑफ R, पिछले सिमेट्रिक वाले में नहीं लिखा था, आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आप कर सकते हो उसे अपने तरीके से भी। जितने अच्छे से अच्छा तरीके से आप आंसर को इलेबोरेट करके अच्छी तरह से उसके बारे में एक भी चीज़ ना छूटने पाए, ऐसा लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, मेरा तो यहाँ पे समझाने का है, इस तरह लिखोगे तब भी सही है, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दोगे, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ठीक है, सिंबल भी बना दिया, मतलब समझ रहे होगे मेरे कहने का मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया ट्रांजिटिव। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमारी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो फर्दर करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जस्ट तुरंत अभी ले लीजिएगा, जब मैं कंप्लीट करती हूँ क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। वैसे नोट्स में आपको ये PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा PDF का लिंक, आप उससे भी आराम से देख सकते हो, जिसके लिए मैं अगर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ना दूँ उसके लिए। ओके, सो ये चीज़ क्या बता रही है? देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द गिवन रिलेशन ऐसे लिखोगे लास्ट में, इज इक्विवेलेंस। ठीक है, यहाँ पे फिनिश हमारा आंसर, यहाँ पे फिनिश कर दिया, तीनों चीज़ें प्रूव कर दी एंड कंक्लूड कर दिया कि ये इक्विवेलेंस होगा। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर से रिलेटेड या फिर मैथमेटिक्स में और भी किसी लेक्चर से रिलेटेड, मेरे किसी लेक्चर से रिलेटेड, या फिर ऐसे भी कोई भी आपको डाउट हो मैथ्स में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे बेझिझक मुझे कमेंट करें कि क्या आपका क्वेरी है, क्या डाउट है। ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ नाउ।